नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंदन कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रेग एनसीईआरटी पे। दोस्तों, हमने एक चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम था नेशनलिज्म इन यूरोप और इसमें मैं काफ़ी आपको कहानी की तरह समझा दिया था कि यूरोप का ठीक वही हालत था जैसे इंडिया का हालत था। जैसे कैसे कि यूरोप में छोटे छोटे स्टेट थे और सभी स्टेट पे मोनार्की सिस्टम था, जैसे हमारे इंडिया में भी था। छोटे मोटे झांसी, मराठा, बंगाल, हैदराबाद और जितने भी छोटे छोटे राजा थे काफ़ी बटे हुए थे। यूरोप में भी ठीक उसी तरह था। और हमारे इंडिया में जैसे बहुत सारे भाषा थे, यूरोप में भी बहुत टाइप के भाषा थे। जैसे इसी के कारण एक बड़ा देश नहीं बन पाता था, ठीक है। और हमारे जैसे कुछ कुछ समस्याएं वहाँ भी थी। जैसे हमारा क्या समस्या था? हमारा समस्या था कि एक जगह से दूसरे जगह जाएं तो दूसरा का स्टेट पड़ेगा और उसमें जाने के लिए, सामान भेजने के लिए टैक्स देने पड़ते थे। और यूरोप में भी ठीक वही था। एक ही देश के, एक ही स्टेट के अंदर काफ़ी छोटे छोटे स्टेट बना कर रखे थे वो लोग। इसी के कारण तो बहुत ज़्यादा बटे हुए थे। एक ही स्टेट में एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे, एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर, तो अपना टैक्स देना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। तो इसी के कारण यूरोप काफ़ी बटा हुआ था और बटने के कारण एक बहुत बड़ा देश नहीं बन पाया। उसमें सब छोटे छोटे देश बने और जितने भी राजा थे आसानी से लोगों पे शासन करते थे और लोग भाषा पे बटे थे, ठीक है। एक जैसे नहीं थे, इक्वालिटी उसमें नहीं था, बराबरी का अधिकार नहीं था, लोग एक साथ हो नहीं पाते थे। तो इसी तरह हमारे इंडिया में भी था। फिर मैंने आपको बताया था कि फ्रांस में ही सबसे पहले मोनार्की को हटा के डेमोक्रेसी लाया गया। वहाँ के राजा को मारकर डेमोक्रेसी लाया गया था। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग परेशान हो चुके थे इस मोनार्की सिस्टम से। जिंदगी पर टैक्स देते थे, हर बात का वो टैक्स देते थे। इतना टैक्स देते थे कि उनके पास 2 वक्त का रोटी के लिए पैसे नहीं बचते थे, ठीक है। जैसे अब मैंने वीडियो में बताया था कि रोटी का दाम इतना बढ़ चुका था कि लोगों ने रोटी के दुकान पर धावा बोल दिया। ये सब काफ़ी कुछ बताए थे हम लोग। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि फ्रांस ने ही सभी को सिखलाया, एक लेसन सिखाया, क्या? डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, लिबर्टी। और ये पूरा यूरोप उससे सीखा और हम लोगों ने सीखा, अमेरिका ने सीखा, फ्रांस से ही फैला था। फिर हम लोगों ने ये जाना था कि कैसे फ्रांस ने राजा को ख़त्म करके, वहाँ के लोगों ने राजा को ख़त्म करके एक समान इक्वल लॉ दिया, सभी को, सबको बराबर कर दिया। ये टैक्स वाला सिस्टम ख़त्म कर दिया, लोगों को हक मिल गया कि अपना रूलर खुद से चुने। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये शुरू किया था कि नेपोलियन आया और सब ख़त्म कर दिया। नेपोलियन अपने आप को राजा बना लिया, ठीक है। पर राजा बनाने के साथ काफ़ी उसने अच्छे काम भी किए। काम ये किया कि अकेला जितने जहाँ जहाँ पे उसने जीता, एक ही नियम सब पे लगेगा, जिसको क्या बोलते थे? जिसको बोलते थे नेपोलियन कोड। मतलब उस एक कानून सब पे लागू होगा, अब कोई कानून से बड़ा नहीं है। और जिसके पास प्रॉपर्टी है वो और जो गरीब है, सब पे कानून बराबर रहेंगे। मतलब कानून की नज़र में सब बराबर हो गए। फिर सबको फ्रीडम भी दिया था, काफ़ी फ्रीडम था, ठीक है। नेपोलियन ने फ्रीडम दिया था। फिर उसके बाद इतने सारे जो लैंग्वेज थे उसको ख़त्म करके एक लैंग्वेज कर दिया, फ्रेंच लैंग्वेज, जिससे लोग अब काफ़ी एक दूसरे से घुलने मिलने लगे और लोगों को समझ में आने लगा कि अगर इस अत्याचार से, शोषण से मुक्ति पाना है तो क्या करना होगा? अपना एक कंट्री बनाना होगा, बहुत बड़ा कंट्री बनाना होगा, सभी को मिल के। नहीं तो ये अत्याचार उन पर चलते रहेगा, क्योंकि वो काफ़ी बटे हुए हैं। उसके बाद एक जैसा सिस्टम कर दिया कि आप एक जगह से दूसरे जगह पे जाओ, कोई टैक्स उक्स नहीं, पूरा कंट्री में कहीं भी जाइए एक जैसा फील करिए, जैसे हमारे इंडिया में अभी है। फिर हम लोगों ने ये पढ़ा था कि नेपोलियन उसके बाद हार गया, उसके बाद फिर से कंजर्वेटिव रूल स्टार्ट हुआ। तो हम लोग इस टॉपिक में क्या देखने वाले हैं? इस टॉपिक में हम लोग ये देखेंगे, ये 3 कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने होंगे। इन 3 कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आपका, अगर नहीं कर पाए आप, तो आगे का जितना भी टॉपिक है आपको समझने में बहुत मुश्किल होगा। जैसे ये न्यू मिडिल क्लास क्या है, ये मिडिल क्लास कैसे आ गया? वहाँ पे तो लैंडलॉर्ड सिस्टम चल रहा था, तो इसको क्लियर करेंगे हम लोग। ये लिबरल नेशनलिज्म क्या है? नेशनलिज्म तो समझ में आता है, एक देश का डिमांड, एक आइडेंटिटी, पर ये लिबरल कहाँ से आ गया? चलिए एक एक करके टॉपिक को हम लोग अच्छे से समझते हैं, ठीक है, कि आप काफ़ी दिन तक इसको याद रख पाएँ। तो एरिस्टोक्रेसी है। तो एरिस्टोक्रेसी क्या होता है? जैसे आप देखते होंगे कि हमारे समाज में भी कुछ बाहुबली टाइप के लोग हैं जिनका समाज पे काफ़ी दबदबा है, बहुत सारे ज़मीन रखे हुए हैं, लोगों को उस पर काम करवाते हैं, अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं। तो यूरोप में भी इसी टाइप का चल रहा था। कुछ लोग बाहुबली टाइप के आदमी थे, डोमिनेंट क्लास था, मतलब उनका जो सोसाइटी था एक अलग सोसाइटी था। वो अपने आप को एकदम बहुत ऊपर समझते थे, कानून से ऊपर, सर्वश्रेष्ठ समझते थे और लोगों को गुलाम जैसे अपने ज़मीन पे काम करवाते थे, ठीक है। इनका
इनका जो घर होता था काफ़ी आलीशान बिल्डिंग होता था। एक होता था कंट्री के बाहर, एक कंट्री के अंदर। इनके बच्चे को फ्रीडम था कि क्या करे, पढ़ाई करे, और जो इनके यहाँ काम करते थे उनको कोई हक नहीं था। ये आपस में ही शादी विवाह करते थे, ठीक है, अपना पावर को बढ़ाने के लिए। और ये किसी को बराबरी का हक नहीं देना चाहते थे, क्योंकि आप खुद समझिए, ये लोग जो है एरिस्टोक्रेसी जो है समाज का सबसे दबदबा वाले लोग हैं। अगर इन्होंने बराबरी दे दिया तो सारे गुलाम तो आज़ाद हो जाएंगे, तो फिर इनका सम्मान कौन करेगा। तो इसलिए आप याद रखिएगा, एरिस्टोक्रेसी नंबर में बहुत कम थे। नंबर में कम होने के बावजूद भी 90% से ज़्यादा लोगों पे ये शासन करते थे और लोगों को काम करवाते थे, टैक्स भी लेते थे, ठीक है। और ये लोग किसी को फ्रीडम देना भी नहीं चाहते थे। इनको मोनार्की वाला सिस्टम बहुत पसंद था, इसके साथ याद रखिएगा। और पूरे यूरोप में राजा के बाद किसी का सिक्का चलता था तो इसका एरिस्टोक्रेसी। सिक्का मतलब कोई सिक्का नहीं, सिक्का मतलब ये कि ये भी अपना रूल चलाते थे एक राजा की तरह, ठीक है। छोटे छोटे गाँव में जो एक लैंडलॉर्ड होता था, ज़मींदार होता था, वो अपने राजा जैसा ही फील करता था अपने आप को, ठीक है, प्रजा को गुलाम समझता था। तो ये याद रखिएगा, क्या, एरिस्टोक्रेसी, ठीक है। अब हम जानेंगे न्यू मिडिल क्लास। अच्छा, एक बात बता दूं, एरिस्टोक्रेसी को धीरे धीरे ख़त्म हो गया। लोग जब रेगुलेशन करने लगे तो इनको धीरे धीरे इनको ख़त्म करने लगे। वो हम बाद में मैं आपको अच्छे से क्लियर करूँगा, ठीक है। पहले देखते हैं न्यू मिडिल क्लास कौन थे, ये मिडिल क्लास कहाँ से आ गया। तो देखिए, आप लोगों ने सुना होगा 18वीं सेंचुरी में इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मतलब कारखाने खुलने शुरू हुए थे, और बहुत सारे देखते देखते 10-20 साल में कारखाने भर गए हैं। इंग्लैंड के बाद किस कारखाना कहाँ खुला, फ्रांस में, फिर जर्मनी में, फिर पुर्तगाल में, ऐसे करके काफ़ी कारखाने खुलने लगे। तो जो भी लोग स्किल थे, काम जानते थे, और उनको पता था कि लोगों को अभी क्या ज़रूरत है, वो छोटा मोटा व्यवसाय शुरू किया, बिजनेस शुरू किया, और लोगों को वो सामान सप्लाई करना स्टार्ट किया। पहले अपने गाँव में, फिर शहरों में, फिर शहर के बाहर, फिर देश के बाहर, और धीरे धीरे वो भी काफ़ी पैसे वाले बन गए। और आपको तो पता ही होगा कि मिलियंस फैक्ट्री बने थे, लाखों फैक्ट्री बने थे। तो उसको चलाने वाले काफ़ी लोग अमीर बन गए, ठीक है, क्योंकि वो ज़रूरत पूरा करने लगे, ठीक है। और तो ये लोग जो फैक्ट्री शुरू किए थे, जो फैक्ट्री ओनर थे, यही न्यू मिडिल क्लास बने। न्यू मिडिल क्लास मतलब कौन, बिजनेसमैन लोग, फैक्ट्री ओनर लोग, ठीक है, प्रोफेशनल लोग थे ये लोग। इन्होंने ज़रूरत को समझा कि लोगों का डिमांड क्या है, और उसी हिसाब से काम करना शुरू किया। छोटे मोटे पहले मशीन बैठाए अपने कारखानों में, फिर धीरे धीरे मशीन को बढ़ाया। जैसे जैसे इनका सेल होते गया, ये लोग भी डोमिनेंट क्लास बनते गए। और ये जो न्यू मिडिल क्लास थे, इनका डिमांड था कि एक जगह से दूसरे जगह पे जो टैक्स लग रहा है, जैसे फ्रांस में बहुत सारे शहर है और गाँव है, एक गांव से दूसरे गांव जाने में टैक्स देना पड़ता था, तो इनका सामान काफ़ी महंगा हो जाता था। तो ये चाहते थे कि पूरा एक कंट्री में पूरा एक जैसा सिस्टम रहे, मतलब इनका भी काफ़ी योगदान है नेशनलिज्म को फैलाने में। ये चाहते थे कि एक जगह से दूसरे जगह जाएं तो उसी तरह रहें जैसे हमारे यहाँ है, कोई टैक्स ना लगे वहाँ पे, ठीक है, कोई परमिट ना लगे वहाँ पे, ठीक है, नहीं तो क्या होगा, भेदभाव ऐसे हो रहा है। और इन्होंने आंदोलन किया इस बात के लिए। और न्यू मिडिल क्लास लोगों ने, न्यू मिडिल क्लास में जो भी लोग थे, लोगों को जागरूक किया कि अपना एक कंट्री होना चाहिए, ठीक है, एक जैसा कानून होना चाहिए, सब कोई कानून में बराबर हो, ठीक है। तो याद रखिएगा न्यू मिडिल क्लास के ये सब डिमांड थे। उसके बाद हम जानेंगे लिबरल नेशनलिज्म कौन थे। तो इनसे ही शुरू होता है इसका कहानी। मतलब जब यूरोप में मॉडर्नाइजेशन होना शुरू किया, लोग पढ़ना लिखना स्टार्ट किए, अब वो पुराने चीज़ों को मानते नहीं थे। अब पुराने चीज़ों को लॉजिकली ये लोग क्या करते, तर्क करते थे, ठीक है। मतलब कि अब उन पर क्वेश्चन स्टार्ट किए, उन्होंने आंख मूंद कर विश्वास करना छोड़ दिया। तो ये जो लोग थे, इन्होंने बोला कि राजा जो बोलता है कि वो मैसेंजर है गॉड का, उसने, भगवान उसको बोला है कि लोगों पे रूल करो, तो ये किसने सुना है। और राजा को कौन हक देता है कि वो ज़िंदगी भर वही राजा रहे, दूसरों को चांस ना मिले, ठीक है। फिर इन लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि राजा हम पे शासन करता है, तो हम लोग चुनेंगे कि हमारा शासक कौन होगा, हमारा रूलर कौन होगा। तो इसका मतलब ये कि पूरा बदलाव चाहते थे, चेंजिंग लाना चाहते थे। और लिबरल कहाँ से आता है, लिबरल लैटिन वर्ड है, लीवर मतलब फ्री, मतलब ये फ्री होना चाहते थे। किस चीज़ से फ्री होना चाहते थे, फालतू वाले टैक्स से जो उन पे लगाए जाते थे, और टैक्स लेने वाले आराम से
अपना ज़िंदगी बिताते थे, इनके पैसों पे ऐश करते थे। दूसरा चीज़ चाहते थे कि इनका जो रूलर हो ये खुद चुने, ठीक है। ये चाहते थे इनको वोटिंग राइट मिले, अपना शासक खुद से चुने, क्योंकि ये अत्याचार सह सह के मतलब ये हो गए थे। और ये जितने भी लोग थे काफ़ी वॉल्टेयर रूसो से ये थे, प्रभावित थे ये लोग। मतलब अब क्या बहुत कुछ चेंजिंग चाहते थे ये लोग, समाज में पूरा बदलाव चाहते थे। जैसे कैसे चाहते थे वो लोग बदलाव, इस तरह लिबरल नेशनलिज्म में लोग काफ़ी पढ़े लिखे वाले लोग थे। इन्होंने लोगों को जागरूक बनाना शुरू किया, लोगों को अपने अधिकारों के लिए एक साथ लाना शुरू किया। इन्होंने बोला कि हमें अब अपने अधिकारों को पाने के लिए एक साथ आना होगा, और ये जो छोटे मोटे जो हम लोग बटे हुए हैं, भाषा पे, लैंग्वेज पे बटे हुए हैं, अलग अलग जो सिस्टम है वो सबको ख़त्म करना होगा, नहीं तो हम पे ये अत्याचार रुकने वाला नहीं है। और ये तब तक हमारा चलता रहेगा रेवोल्यूशन जब तक हमारा खुद का रूलर ना हो, हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन ना हो, सभी को जब तक बराबर ना हो जाए, जो भी हो सबको वोटिंग राइट मिले, ठीक है। और ये जो बड़े बड़े जो लोग हैं, फ्यूडल सिस्टम है, लैंडलॉर्ड वाला, ज़मींदारी वाला, वो सब सिस्टम ख़त्म हो, तो ये सब ये चाहते थे। और ये लोग जो बात बोलना स्टार्ट किए, काफ़ी अच्छे बात थे, बराबरी दिलाना चाहते थे, शोषण से मुक्ति दिलाना चाहते थे। तो काफ़ी सारे लोगों ने इनको फॉलो करना शुरू किया। और धीरे धीरे क्या हुआ, जो जर्मन बोलने वाले लोग हैं आपस में एक देश बनाना शुरू किया है, जर्मनी, इटली, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा क्लियर करूंगा कि जर्मनी कैसे बना। असल में जर्मन बोलने वाले जो लोग थे वो काफ़ी बटे हुए थे, कोई इस दूसरे कंट्री में था, कोई दूसरे रूलर के अंदर में आता था। पर इन्होंने ओटोहन बिस्मार्क, आपने नाम सुना होगा, ओटोहन बिस्मार्क ने ही अपने बुद्धि के बल पे, अपने चालाकी पे एक पूरा जर्मन देश बना दिया। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। ये वीडियो यहीं तक हम रखते हैं। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों अब मैं चाहूँगा कि आप सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर करें। जितना आप ये लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ऐसे बहुत सारे वीडियो मैं आपके सामने लाऊंगा। तब तक धन्यवाद।